हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको बतलाने जा रही हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर होगा, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका आंसर होगा, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। तीसरा प्रश्न है, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। चौथा प्रश्न है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर होगा, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। अगला प्रश्न है, 1830 और 1848 की क्रांतियों में सामान्य विशेषताएं क्या थी। तो ये जो सामान्य विशेषताएं थी उनमें पहला है, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तीसरा, वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और चौथा, दोनों क्रांतियों की मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहा। 1862 में वह प्रशा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रशा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 सेलाडो का युद्ध और फ्रांस 1870 सीडान के युद्ध में को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी।
तो इसका आंसर होगा लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। 8वां प्रश्न है, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? तो इसका आंसर होगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति का संदेश का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? तो आंसर होगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 ईस्वी की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। 11वां प्रश्न है, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? तो इसका आंसर होगा 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रशा की पहल पर जलविरायन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका आंसर होगा कि जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी वे निम्नलिखित है। पहला है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूल का संक्षिप्त परिचय दें। तो आंसर होगा इसका, काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सहस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई थी जो लाल कुर्ती कहलाते थे। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। 15वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो आंसर होगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। 16वां प्रश्न है, अंसल्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? तो आंसर होगा, फ्रांसीसी दार्शनिक अंसल्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। 17वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो आंसर होगा, वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। 18वां प्रश्न है, हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक ने किया। कोस्त लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोसुथ ऑस्ट्रेलियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। 19वां प्रश्न है,
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? तो इसका आंसर होगा वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 16वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। अगला प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर होगा इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजिनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के यानी इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया प्रमुख बाधक था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसका आंसर होगा प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की, इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? यानी विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? तो विलियम प्रथम प्रसा काम राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना असंभव प्रतीत होता। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। अगला और अंतिम प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या परिणाम हुआ? तो आंसर होगा फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था।
इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना तथा जर्मनी के एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज के वीडियो में मैंने क्लास 10th इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो, तो उनको मैंने बताया है। आप वीडियो को अपने नोटबुक में जो भी क्वेश्चन वीडियो में बताया गया है उसको लिख लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, उसको याद कीजिए, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर हो सके। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।